गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपने क्लास 12th का जो फिजिक्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म समझते हैं। पहले 1-2 मिनट इसका कहानी सुनेंगे कि ये कैसे आया और किसने इसका शुरुआत किया। तो एक ओरेस्टेड नाम का साइंटिस्ट था। तो हुआ क्या, एक करंट कैरिंग कंडक्टर मान लेते हैं जिसमें करंट नीचे की तरफ जा रहा है, बना लेते हैं करंट। इससे घबराने की बात नहीं है, ये नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर वायर के बगल में एक चार्ज को लाया गया और ये चार्ज अभी रेस्ट पे है। जब इस चार्ज को लाया गया तो देखा गया कि ये डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, इस पर किसी भी तरह का फोर्स नहीं लग रहा है। तो लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि करंट कैरिंग वायर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। बेशक इससे करंट फॉलो कर रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जितने इसमें पॉजिटिव है उतने नेगेटिव चार्ज है। कहने का मतलब ये कंडक्टर जो है वो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है तो इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना, जिसके वजह से इस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगा। अब क्या किया गया, तो इस चार्ज को मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ वेलोसिटी दे दिया गया। इस चार्ज को ऊपर की तरफ वेलोसिटी दे दिया गया। जैसे इस चार्ज को ऊपर की तरफ वेलोसिटी दिया तो ये चार्ज डेविएट कर गया, इस तरह से मुड़ गया, ये चार्ज डेविएट कर गया। कहने का मतलब ये हुआ कि करंट कैरिंग कंडक्टर एक दौड़ते हुए चार्ज पे एक फोर्स लगाया, जिसके वजह से ये डेविएट हुआ इस डायरेक्शन में। अगर फोर्स नहीं लगता तब तो ये सीधा जाता, क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दिए थे, लेकिन ये चार्ज जो है वो डेविएट हो गया वेलोसिटी देने के बाद। तो इसका मतलब हुआ कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है इस दौड़ते हुए चार्ज पे, जिसमें वेलोसिटी भी दिए थे, उस पर एक फोर्स लगाया, जिस फोर्स की वजह से ये डेविएट हो गया। तो फिर सोचा गया कि ये किसके वजह से डेविएट हो रहा है, ये कौन सा फील्ड बना यहाँ पे। तो इसके बगल में कंपास को लाया गया। जब उस कंपास को यहाँ पे रखा गया तो वो कंपास उसी तरह से बिहेव किया जिस तरह से वह किसी मैग्नेट के बगल में करता है। तो बोलेगा अच्छा ऐसा बात है कि कंपास उसी तरह से बिहेव कर रहा है जिस तरह से मैग्नेट के बगल में करता है, तो इसीलिए इसके द्वारा जो फील्ड जनरेट हुआ उसका नाम दे दिया गया मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो बनाता है मैग्नेटिक फील्ड। शॉर्ट में एमएफ लिख दिए, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले इसको ओरेस्टेड नामक साइंटिस्ट ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट को किया था, ओरेस्टेड। तो यहाँ से एक नया फील्ड का जन्म हुआ और पता चला कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है एक स्पेशल फील्ड बनाता है, जिस फील्ड का नाम दिया गया मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इस चैप्टर में अपने पास मुख्य रूप से 2 भागों में इसको बांटेंगे। एक तो कि करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, और दूसरा पार्ट होगा कि मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इस पे फोर्स कितना लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स कितना लगेगा। तो देखते हैं। जनरली मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसको डिनोट करते हैं बी से, बी वेक्टर से, वेक्टर बी से। इससे पहले आप लोग चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े होंगे, वो भी अपना वेक्टर क्वांटिटी था। क्लास 11th में ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़े होंगे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी जो था वो वेक्टर क्वांटिटी है। उसी तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी जो है अपना वो वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए इसका यूनिट वगैरह भी देख ही लेते हैं, ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है ऐसा यूनिट टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, या वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये सारे साइंटिस्ट के नाम है। वेबर बाद में पता चलेगा कि फ्लक्स का यूनिट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का। अच्छा, एक और इसका यूनिट होता है गॉस। तो 1 गॉस इक्वल टू हो जाता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। गॉस भी इसका एक यूनिट। चलिए, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन के लिए अपने पास 2 तरह के लॉज हैं, एक बायोट-सावर्ट लॉ और दूसरा जो है वो एम्पियर सर्किटल लॉ।
तो एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे, दोनों का एप्लीकेशन देखेंगे कि आखिर दोनों क्या है। चलिए, तो यहाँ पे जो है इस एक्सपेरिमेंट को ऑरेस्टेड ने किया। यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर के बगल में एक चार्ज को लाया, पहले रेस्ट पे था तो इस पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। जब इसको वेलोसिटी दिया गया तो ये डिफ्लेक्ट हो गया। तो पता चला कि अच्छा ये जो है वायर जो है इस पर फोर्स लगा रहा है, तो डायरेक्टली तो लगा नहीं सकता है क्योंकि कॉन्टैक्ट में तो है नहीं। तो पता चला कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है अपने चारों साइड, ये जो वायर है अपने चारों साइड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, जिस फील्ड की वजह से इस दौड़ते हुए चार्ज पे एक फोर्स लग रहा है, जिसे मैग्नेटिक फोर्स नाम दिया गया। और उस फील्ड को नाम दिया गया मैग्नेटिक फील्ड, जो कि वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका ऐसा यूनिट टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। एक यूनिट होता है गॉस, ये सब साइंटिस्ट का नाम है गॉस, टेस्ला, वेबर, ठीक है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला। चलिए देखते हैं आगे। बायोट-सावर्ट लॉ, तो लिखेंगे बायोट-सावर्ट लॉ। लिखेंगे बायोट-सावर्ट लॉ। चलिए, तो बायोट-सावर्ट लॉ जो है ये साइंटिस्ट का नाम है। ये किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसके बारे में ये बताता है, उसके बारे में एक स्टैंडर्ड फार्मूला देता है, जिसकी सहायता से निकालेंगे अपने लोग कि स्ट्रेट लाइन के द्वारा क्या होगा, सर्कल के द्वारा क्या होगा। तो देखते हैं, मान लीजिए ये एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट आई ऊपर की तरफ फॉलो कर रहा है, जिसमें करंट आई ऊपर की तरफ फॉलो कर रहा है। यहाँ से 8 डिस्टेंस पे, यहाँ से 8 डिस्टेंस पे इस पॉइंट P पे हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो बोला गया कि सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट मान लीजिए ये DL, मान लेते हैं ये जो छोटा सा वायर का एलिमेंट है ये DL है, ये जो छोटा सा एलिमेंट है वायर का वो DL है। और DL से R डिस्टेंस पे इधर की तरफ कोई पॉइंट P है जहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो बोला गया कि ये जो छोटा सा फील्ड होगा, यहाँ पे जो एक इस DL के द्वारा, ये DL छोटा सा सेगमेंट है, तो इसके द्वारा जो एक छोटा सा फील्ड बनेगा dB, ये होगा μ0/4π I, करंट I है तो I DL क्रॉस R डिवाइडेड बाय R के मैग्नीट्यूड का क्यूब। चलिए देखते हैं, μ0/4π कांस्टेंट है, I इसमें जो करंट फॉलो कर रहा है उसका वैल्यू है, DL ये छोटा सा सेगमेंट है। अच्छा, DL को वेक्टर के फॉर्म में लिए हैं, तो जो DL का डायरेक्शन जो होगा वो वही होगा जो इसमें करंट का डायरेक्शन है। DL का डायरेक्शन वही होगा जो वायर में करंट का डायरेक्शन है। R वेक्टर को देखते हैं, R जो है इस वायर से जिसके द्वारा निकाल रहे हैं वहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो ये R वेक्टर का जो हेड होगा वो हमेशा उस पॉइंट पे होगा जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, और ये R³ का मैग्नीट्यूड है। चलिए देखते हैं, μ0 का वैल्यू होता है, μ0 को कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो μ0 है इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हालांकि दोनों में आपस में रिलेशन होता है μ0 में और ε0 में, ठीक है। इसका वैल्यू होता है, μ0 का वैल्यू होता है 4π × 10⁻⁻7, 10⁻⁻7। अब अच्छा इसका यूनिट भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए dB है, यूनिट होगा टेस्ला T। अच्छा इधर आते हैं, यहाँ पे एम्पियर है, ये मीटर स्क्वायर और नीचे में मीटर क्यूब। तो ऊपर में मीटर स्क्वायर, नीचे में मीटर क्यूब, तो यहाँ से नीचे में एक मीटर बचेगा और ऊपर में एक एम्पियर है, ऊपर में एक एम्पियर है। तो मीटर इधर आएगा तो हो जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो μ0 का वैल्यू होता है 4π × 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये होता है μ0 का वैल्यू, जिसे कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। चलिए ध्यान रखना है कि DL का जो डायरेक्शन होगा, इसको वेक्टर क्वांटिटी माना गया है, तो जो DL का जो डायरेक्शन होगा वो करंट के डायरेक्शन में होगा। और ये जो R जो है, मतलब उस वायर से उस पॉइंट का जहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, तो उसका हेड जो है, इस R वेक्टर का हेड जो है हमेशा उस पॉइंट की तरफ होगा, हमेशा इस पॉइंट की तरफ होगा, हमेशा इस पॉइंट की तरफ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना होता DB का, अगर सिर्फ DB का मैग्नीट्यूड लिखना होता
तो अपने लोग लिखते म्यू नॉट आई, अच्छा dl क्रॉस r, ए क्रॉस बी जानते होंगे, ए बी साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा dl r साइन थीटा डिवाइडेड बाय r का क्यूब डिवाइडेड बाय r का क्यूब, मोड ले लेते हैं r का क्यूब। यहाँ पे जो साइन थीटा है वो dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल है। ये जो थीटा है वो dl और r वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। तो यहाँ पे जो है dl वेक्टर अपना ऊपर की तरफ, r वेक्टर इधर की तरफ, तो ये एंगल जो है वो है थीटा। अच्छा, इसका डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं अपने लोग? तो इसका डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकालते हैं। डायरेक्शन जो निकालते हैं वो निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन निकालते हैं। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा डायरेक्शन पे चर्चा कर लेता हूँ डिटेल में कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो बिल्कुल ये जो है dl और r जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है। मिटा दे इसको। चलिए आप लोग जूम करके लिख लीजिएगा, पॉज करके। चलिए देखते हैं डायरेक्शन के लिए, देखते हैं राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज़ करते हैं। मान लिया जाए कि आपको एक वेक्टर a दिया हुआ इधर की तरफ, दूसरा वेक्टर b दिया हुआ इधर की तरफ, और आपको डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b निकालना है। डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b निकालना है। एक वेक्टर a इधर की तरफ है, b इधर की तरफ है, और आपको डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b का निकालना है डायरेक्शन। तो क्या करेंगे, जो वेक्टर पहले लिखा हुआ है अपने राइट हैंड के फिंगर्स को उधर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, और जो दूसरा वेक्टर है उसके तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे, और जो थंब का डायरेक्शन हो आएगा वही होगा डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b। तो चलिए पहला वेक्टर a लिखा हुआ था, a की तरफ फिंगर को कर लिए। अब कोई क्या करेगा, इस तरह से कर लेगा, मान लेते हैं इसे कर लिए। अब b की तरफ कर्ल करना है, तो b ऊपर है, ये तो ऊपर जाएगा नहीं, तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे रखिए। अब देखिए b की तरफ कर्ल हो गया, तो जो थंब का डायरेक्शन आया बाहर की तरफ, कहने का मतलब आउटवर्ड, तो जो इसका डायरेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आउटवर्ड, वो हो जाएगा आउटवर्ड। आउटवर्ड का डिनोट करते हैं इस तरह से डॉट से। चलिए इसी तरह से a क्रॉस b जितने भी वेक्टर आएंगे इस तरह से अपने लोग डायरेक्शन निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल से। जैसे मान लिया जाए कि आप मान लीजिए कि करंट इधर है नीचे की तरफ, और यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे। r आपका ऐसे, r इस तरह से है, करंट जो है वो नीचे की तरफ है, करंट इस तरह से नीचे की तरफ है करंट। तो ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रखेंगे, चारों फिंगर को इस तरह से मोड़ेंगे तो अंदर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हो जाएगा इनवार्ड। तो जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा वो आ जाएगा इनवार्ड, इनवार्ड। अब देखिए ना, dl जो है वो i के डायरेक्शन में है, तो dl नीचे की तरफ होगा, तो नीचे की तरफ फिंगर को करेंगे, और r जो है इधर है, r इधर है, तो dl से r की तरफ ऐसे मोड़ेंगे तो थंब अंदर की तरफ घुस रहा है, तो इसको बोलेंगे इनवार्ड। और इनवार्ड को डिनोट करते हैं क्रॉस से, इनवार्ड को डिनोट करते हैं क्रॉस से। चलिए, तो ये है डायरेक्शन कैसे निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन इस तरह से करेंगे और डिटेल में पता चलेगा कि किस तरह से निकालेंगे। तो बायट सावर्ट लॉ ने बताया कि किसी पॉइंट पे किस तरह से अपने लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। चलिए इसका कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशंस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर। जो वायर है वो सीधा है और उसमें करंट जा रहा है, तो उसके द्वारा निकालना है। चलिए देखते हैं, वायर सीधा है, करंट इस तरह से जा रहा है, यहाँ से 8 डिस्टेंस पे, यहाँ से 8 डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट P पे अपने लोगों को, इस पॉइंट P पे अपने लोगों को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। देखते हैं, तो यहाँ से y डिस्टेंस पे करंट का डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ है, करंट अपना I है। यहाँ से y डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट मान लीजिए dy, यहाँ से y डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट मान लीजिए dy,
ये एलिमेंट जो है वो dy है और यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है वो y है, यहाँ से डिस्टेंस जो है y। तो इस वायर के वजह से ये जो छोटा सा dy माने हैं एलिमेंट, इसके वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा पहले वो देखते हैं। तो यहाँ से जो इसका डिस्टेंस हो जाएगा r, वो ऐसे होगा r, चलिए r वेक्टर ये होगा इस पॉइंट के लिए, r वेक्टर ये होगा इस पॉइंट के लिए। ये एंगल मान लेते हैं थीटा, ये एंगल मान लेते हैं थीटा। ध्यान से देखिएगा, y डिस्टेंस पे dy एलिमेंट मान लिए हैं। सबसे पहले डायरेक्शन निकाल लेते हैं। तो ये जो dy होगा, तो इसका डायरेक्शन यहाँ पे जो dl है जिसको dy माने, उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ, r वेक्टर इधर की तरफ। तो एक बार राइट हैंड थंब रूल लगा लेते हैं, तो ऊपर की तरफ ऐसे मोड़ेंगे तो अंदर की तरफ। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बनेगा अंदर की तरफ, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बनेगा अंदर की तरफ। अच्छा, थोड़ा और दूसरे यहाँ पे जो एलिमेंट है उसके द्वारा मत देख लेते हैं। तो यहाँ से भी r ये बनेगा, r ये बनेगा और ऊपर की तरफ है तो यहाँ से भी जो बनेगा आप देख लीजिए ऐसे करके अंदर की तरफ। मतलब जितने भी एलिमेंट हैं इस वायर पे सभी के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो अंदर की तरफ ही बनेगा। तो इसका मतलब अपने लोगों को कंपोनेंट तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा ये इंटीग्रेशन करने से ऐड हो जाएगा। क्योंकि सेम डायरेक्शन में अगर होता है तो कंपोनेंट तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी के द्वारा जितने भी एलिमेंट हैं सभी के द्वारा यहाँ पे इनवर्ड ही बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड। चलिए देखते हैं, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं r, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं r। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ये थीटा बदलेगा और थीटा बदलने की वजह से ये r भी बदलेगा। तो मतलब यहाँ पे जो बदलने वाला क्वांटिटी है वो अपना r है और थीटा है। तो r को कन्वर्ट कर लेते हैं अपने लोग थीटा के रूप में। तो मान लीजिए r इक्वस टू क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, r इक्वस टू क्या हो जाएगा। तो इसमें अगर कॉस थीटा ले लें तो कॉस थीटा इक्वस टू हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वस टू, इस डिस्टेंस को d मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को d मान लीजिए या कैपिटल R मान लीजिए। इसको कैपिटल R, क्योंकि स्मॉल r मान चुके हैं तो इसको कैपिटल R मान लेते हैं। चलिए तो देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को स्मॉल r माने, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में देखिए कॉस थीटा इक्वस टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वस टू r बाय r, इस r को इधर बुलाइए, तो r इक्वस टू r सेक थीटा, r इक्वस टू r, कहने का मतलब ये r इक्वस टू हो जाएगा यहाँ पे r सेक थीटा, r इक्वस टू r सेक थीटा। चलिए मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, dB इक्वस टू छोटा सा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस छोटे से dy के द्वारा, इस छोटे से dy के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उस dB को लिख लेते हैं, म्यू नॉट I बाय 4 पाई डी एल के जगह आप इस बार dy माने हैं तो dy क्रॉस r डिवाइडेड बाय r क्यूब। ये हो गया बायोट-सावर्ट लॉ से। चलिए डायरेक्शन आप लोग पता कर चुके हैं कि डायरेक्शन जो होगा वो इनवर्ड होगा, डायरेक्शन आप लोग पता कर चुके हैं डायरेक्शन जो होगा वो इनवर्ड होगा। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड जो dB है इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा म्यू नॉट I बाय 4 पाई I dy r साइन थीटा। तो साइन थीटा में यहाँ का थीटा नहीं लेना है, साइन थीटा में ऐसा नहीं कि थीटा देखे यहाँ पे उठा के साइन थीटा रख दिए। देखिए थीटा जो होता है dy और r के बीच का एंगल होगा, dy और r के बीच का एंगल होगा। तो dy ऊपर की तरफ है क्योंकि करंट ऊपर की तरफ है, r अपना इधर है, तो जो एंगल होगा वो एंगल इस तरह से होगा, ये एंगल होगा, ये एंगल होगा जो कि अच्छा ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया 90 प्लस थीटा। तो जो dy और r के बीच का जो एंगल है वो 90 प्लस थीटा है। तो यहाँ पे जो लेंगे साइन 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय r का क्यूब, डिवाइडेड बाय r का क्यूब। ये मैग्नीट्यूड लिखे हैं सिर्फ इस बार, ठीक है। डायरेक्शन तो अपने लोग निकाल ही चुके हैं राइट हैंड थंब रूल से, जो कि इनवर्ड आ रहा है। चलिए देखते हैं, तो इसको dB को लिख लेते हैं, dB अच्छा dy निकाल लेते हैं। dB इक्वस टू हो जाएगा म्यू नॉट, 2 बार I हो गया, एक बार मिटा दीजिए, एक बार मिटा दीजिए, म्यू नॉट I बाय 4 पाई साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। अच्छा dy को कन्वर्ट कर लेते हैं थीटा के टर्म में, क्योंकि देखिए अपना y तो वेरिएबल है ही, साथ में थीटा भी वेरिएबल है, तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस ट्रायंगल में, चलिए देख लेते हैं, तुरंत देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। टेन थीटा इक्वस टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वस टू y बाय r
आर, सही है। तो y इक्वल टू क्या हो गया, आर टेन थीटा। तो dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। dy इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए म्यू नॉट आई बाई 4 पाई dy की जगह रख ले आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एक आर यहाँ का खत्म हो गया तो आर का स्क्वायर बचा, आर का स्क्वायर बचा। इस आर के स्क्वायर को लिख सकते हैं आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। चलिए इसको जल्दी से लिखिए, फिर आगे मिटाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए लिख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉज करके लिख लीजिए जिनको जो स्लो लिखते हैं। चलिए देखते हैं, छोटा सा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हो गया आपका। अच्छा एक आर यहाँ पे है, एक आर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो जो dB हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, सेक स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो गया, नीचे में एक आर बचा है तो 4 पाई आर ले लेते हैं, ऊपर में बचा है कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। अब पूरे के द्वारा निकालना है तो इंटीग्रेशन लगाइए, इंटीग्रेशन लगाइए। चलिए इंटीग्रेशन लगा दिए। चलिए देखते हैं, तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। चलिए 4 पाई आर इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। अब बात करते हैं लिमिट का, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, लिमिट देख लेते कहाँ से कहाँ तक होगा। तो जब ये हम लास्ट पॉइंट पे आएंगे तो ये मेरा जो लाइन है इस तरह से वो सीधा होके यहाँ तक आएगा, और जब नीचे की तरफ आएंगे, नीचे से शुरू करेंगे तो ये वायर जो है इस तरह से होगा, ये जो आर है वो इस तरह से होगा, और जब टॉप पे होंगे तो ऐसे होगा। तो मान लीजिए कि मैक्सिमम एंगल जो ऊपर की तरफ ये बना रहा है वो ये एंगल अल्फ़ा बना रहा है, ये एंगल अल्फ़ा बना रहा है, और नीचे की तरफ जो एंगल है वो बीटा बना रहा है, नीचे की तरफ जो एंगल है वो बीटा बना रहा है। तो जो अपना लिमिट हो जाएगा, अच्छा देखिए इस लाइन से ये नीचे की तरफ है, इसको हम माइनस में लेंगे तो यहाँ से लेंगे माइनस बीटा से लेके अल्फ़ा तक। देखिए ये जो है ये लाइन जब ये लास्ट पॉइंट पे जाएगा तो ये इस तरह से धीरे धीरे ऐसे होता चला जाएगा, ऐसे होएगा। तो जब इस तरह से हो गया तो ये ऐसे बनेगा, तो ये जो मैक्सिमम एंगल यहाँ से बनाएगा मान लीजिए अल्फ़ा, और नीचे की तरफ जो मैक्सिमम एंगल बनाएगा इसको मान लिए बीटा, इसको मान लिए बीटा। तो ये जो लिमिट हो जाएगा माइनस बीटा से अल्फ़ा। अच्छा माइनस क्यों होगा, क्योंकि इस लाइन से नीचे आ रहे हैं। अच्छा वैसे भी देख सकते हैं ना, अल्फ़ा इधर है ऊपर की तरफ तो बीटा जो है नीचे की तरफ है, तो अल्फ़ा को पॉजिटिव लिए तो बीटा को तो नेगेटिव लेना ही होगा। चलिए तो ये हो गया माइनस बीटा से अल्फ़ा तक। अच्छा कॉस थीटा का जानते ही हैं इंटीग्रेशन, साइन थीटा लिमिट रखेंगे माइनस बीटा से लेके अल्फ़ा तक, लिमिट रखेंगे माइनस बीटा से लेके अल्फ़ा तक। चलिए लिमिट रखेंगे माइनस बीटा से लेके अल्फ़ा तक, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन अल्फ़ा माइनस साइन माइनस बीटा। तो हो जाएगा यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बराबर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन अल्फ़ा माइनस, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस साइन में जो है, साइन जो है वो ऑड फंक्शन है तो माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस साइन बीटा। चलिए ये आपका डेरिवेशन रहा स्टेट करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट P पे जिसका डिस्टेंस वायर से R है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं R पे, अल्फ़ा पे और बीटा पे। ये फार्मूला हुआ बायोट-सावर्ट लॉ से निकाले अपने लोग, उसके एप्लीकेशन के तहत R जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, R जो है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर टू दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उस पॉइंट से लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यार।
अच्छा, अगर परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो परपेंडिकुलर ही लेना है, बनाना है, थोड़ा सा आगे पीछे करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अल्फा की बात कर लेते हैं, अल्फा और बीटा। अच्छा, अल्फा और बीटा अपोजिट साइंस में है, अल्फा और बीटा अपोजिट साइंस में। आप अल्फा को देखेंगे तो अल्फा ऊपर की तरफ था तो बीटा नीचे की तरफ था। अब अल्फा जो है अपर एंड है, जिधर करंट का डायरेक्शन है, जिधर करंट का डायरेक्शन है उधर की तरफ ही अपर एंड का एंगल है इस परपेंडिकुलर से। अल्फा जो है परपेंडिकुलर से एंगल है अपर एंड का, जिधर की करंट का डायरेक्शन है, और बीटा जो है वो नीचे की तरफ है, वो जो है नीचे की तरफ। कहने का मतलब दोनों अपोजिट सेंस में। अच्छा, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा तो इसमें से एक कोई नेगेटिव होगा। अभी कुछ एग्जाम्पल के तहत देख लेते हैं, ठीक है। अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा आर इन अपोजिट सेंस, आर इन अपोजिट सेंस, आर इन अपोजिट सेंस, दोनों जो है वो अपोजिट सेंस में। चलिए देखते हैं, मिटा दे ऊपर, लिख लिए। चलिए पॉज करके लिख लीजिए जो नहीं लिख पाए हैं। चलिए इसको भी मिटा दे, अब तो काम हो गया। थोड़ा सा चर्चा करेंगे अल्फा और बीटा पे। चलिए देखते हैं। मान लीजिए वायर ऐसे है, करंट इस तरह से है, और ये लाइन परपेंडिकुलर, वायर यहाँ से शुरू है अपना, ये एंगल 30 है और ये एंगल जो इधर से मिल रहा है थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, मिला लेते हैं। और ये एंगल जो है ये मान लेते हैं कि 50 है या 45 है, ये एंगल जो है 45। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा दोनों एक ही सेंस में, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो सबसे पहले तो ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे इसी परपेंडिकुलर से अल्फा और बीटा मेजर करना है। तो आप ध्यान देंगे जो अल्फा है वो अपर एंड का है, तो ये अपर एंड है करंट के डायरेक्शन में, तो अल्फा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30 + 45, तो ये हो गया 75 डिग्री। लेकिन बीटा की बात करेंगे तो जो बीटा है वो ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ से लेके ये लोअर एंड का ये है, तो ये 30 बना रहा है, लेकिन सेम डायरेक्शन में है। इसको जबकि नीचे होना चाहिए था, अपने डेरिवेशन में ये नीचे था, तो बीटा जो है वो हो जाएगा -30। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए इस तरह से है और इधर निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। तो आप देखिए ये लोअर एंड है, ये लोअर एंड है, ये आर है अपना, ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जो है अल्फ़ा ये हो जाएगा, इसको मान लिया जाए हमने 45 दिया, तो अल्फ़ा जो है यहाँ पे 45 हो जाएगा, और जो बीटा है वो इसी लाइन पे आ गया, तो बीटा जो है वो 0 हो गया, बीटा जो है वो 0 हो गया, ठीक है। कहने का मतलब लोअर एंड पे बीटा लेंगे, अपर एंड पे अल्फ़ा लेंगे, दोनों का सेंस अपोजिट होना चाहिए, दोनों का सेंस अपोजिट होना चाहिए। चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए, अगर वायर इन्फिनाइट वायर रहा, फॉर इन्फिनाइट वायर, फॉर इन्फिनाइट वायर, इन्फिनाइट वायर, इन्फिनाइट वायर का कहने का मतलब वायर अनंत से आ रहा है और अनंत तक जा रहा है, अनंत से आ रहा है और इस डॉट लाइन से बना दी, अनंत तक जा रहा है। करंट इस तरह से है आई, ठीक, करंट इस तरह से है आई, ये वायर अनंत से आ रहा है और अनंत तक जा रहा है, कहने का मतलब इन्फिनिटी से आ रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है। और यहाँ से कहीं आर डिस्टेंस पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी पे निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। देखिएगा ये भी स्ट्रेट वायर है, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, तो वही बाइट सावर्ट लॉ का जो भी फार्मूला ड्राइव किए वही लगेगा। तो B बराबर μ0 I/4πr। अच्छा, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा कितना है, ध्यान दीजिएगा। लाइन इस तरह से है, अभी मान लिया जाए यहाँ से मिलाएंगे तो लाइन इस तरह से, अगर जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा ये लाइन सीधा होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। अगर इन्फिनिटी पे चले जाएंगे तो ये लाइन पूरा का पूरा सीधा हो जाएगा इस तरह से। तो कहने का मतलब ये लाइन जब पूरा का पूरा सीधा हो जाएगा तो यहाँ से जो एंगल बनाएगा ये 90 डिग्री बनाएगा। तो उसी तरह से नीचे की तरफ भी जो है ये लाइन जो है इस तरह से
मान लीजिए यहाँ पे एलिमेंट है तो ऐसे होगा, जैसे जैसे नीचे नीचे घुमाएंगे ये इस तरह से सीधा होता चला जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे जो है दो पैरेलल लाइनें एक दूसरे को कट करती है। तो जब ये नीचे चला जाएगा तो इस तरह से क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वस टू बीटा इक्वस टू 90 डिग्री, दोनों अपोजिट सेंस में है। तो अल्फ़ा प्लस है तो बीटा भी क्या होगा, प्लस होगा। चलिए तो यहाँ पे लेंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, कहने का मतलब साइन 90 प्लस साइन 90, चाहे 91, ये भी 1 + 1 2, तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 से 4 कटेगा तो यहाँ 2 बचेगा, 2 बाय आर। ये हो गया इन्फिनाइट वायर के द्वारा। डायरेक्शन की बात करेंगे तो इधर लगाएंगे इस तरह से फिंगर, कर्ल करेंगे इधर की तरफ, ये अंदर आ रहा है तो इनवार्ड, जो यहाँ पे आ गया इनवार्ड आ गया, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ गया इनवार्ड। अगर इस तरह इस साइड पूछता, अगर इस साइड पूछता आर डिस्टेंस पे तो मैग्नीट्यूड तो वही होता म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, बस डायरेक्शन उल्टा हो जाता। आप ध्यान से देखिए, आर इधर की तरफ, ठीक है, ऐसे फिंगर लगाएंगे इधर, ऐसे बाहर की तरफ, इधर आ गया बाहर की तरफ, इधर आ गया बाहर की तरफ। चलिए ये तो हो गया इन्फिनाइट वायर के लिए। इन्फिनाइट वायर में अल्फा इक्वस टू बीटा इक्वस टू 90 डिग्री। अगला देखते हैं सेमी इन्फिनाइट। अगर वायर सेमी इन्फिनाइट रहा तो क्या होगा, मिटा दो इसको, लिखना हो तो पॉज करके लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लिए। चलिए देखते हैं सेमी इन्फिनाइट वायर के लिए। सेमी इन्फिनाइट वायर कहने का मतलब एक साइड तो ये अनंत तक जा रहा है, लेकिन एक साइड जो है ये अनंत तक नहीं जा रहा, किसी पॉइंट से आ रहा है। मान लिया जाए ये सेमी इन्फिनाइट है, यहाँ पे निकालना है तो इसमें क्या हो जाएगा, बीटा देखिए, बीटा लोअर एंड से एंगल होता है, अपना आर यही है, यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस केस में क्या हो गया, अल्फ़ा देखिए ये ऊपर इन्फिनाइट तक है तो अल्फ़ा इक्वस टू हो जाएगा 90 डिग्री और बीटा इक्वस टू हो जाएगा 0, क्योंकि लोअर एंड का यहाँ से एंगल कितना है, ये देखिए ना, इसी लाइन पे आ गया ना, लोअर एंड इसी लाइन पे आ गया तो ये 0। तो वही फार्मूला लगाएंगे फिर से, b बराबर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन 90 प्लस साइन 0, तो हो गया b बराबर म्यू नॉट आई बाय ये 91 प्लस 01, ये हो गया 4 पाई आर। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए थोड़ा सा। चलिए अब एक दो क्वेश्चन करेंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे, एक दो मिटा दें। चलिए मिटा दें। चलिए एक दो स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए छोटा छोटा क्वेश्चन देखते हैं पहले, फिर बनाएंगे। मान लिया जाए एग्जाम्पल, ये एक स्क्वायर है, इसका साइड ए है, इधर भी ए है, इधर भी है, इधर से करंट आ रहा है, इधर से करंट कैरिंग, इधर से करंट आ रहा है, इधर से करंट आ रहा है और इधर से जा रहा है और इधर से जा रहा है। ये दोनों एक तरह से देखिएगा तो सेंटर पे मिल रहा है, ये वर्चुअल लाइन है, ये डॉटेड लाइन जो अपना वायर नहीं है, ये इस तरह से हम दिखा दिए हैं कि ये सेंटर पे मिल रहा है, ये सेंटर पे मिल रहा है, ये जो सेंटर है यहाँ पे मिल रहा है, ये जो सेंटर है उस पर मिल रहा है। चलिए देखते हैं, साइड ए है, यूनिफॉर्म स्क्वायर है, तो निकालना है आपको मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, बी एट द सेंटर, सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताने हैं। करंट जो आ रहा है इधर से आई आ रहा है और इधर से जो है आई करंट वापस से आ रहा है। चलिए देखते हैं, अगर बनाना चाहे तो ट्राई कर सकते हैं आप लोग पॉज करके वीडियो को। चलिए देखते हैं, करंट आई इधर से आ रहा है तो कुछ पार्ट करंट का इधर जाएगा और कुछ पार्ट करंट का ऊपर जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर में जो रेसिस्टेंस, अगर इसका एक साइड का अगर रेसिस्टेंस R मान ले तो ऊपर में जो रेसिस्टेंस होगा R प्लस R 3R हो जाएगा, नीचे में रेसिस्टेंस R होगा। तो कहने का मतलब ऊपर में जो रेसिस्टेंस है वो नीचे वाले रेसिस्टेंस का 3 गुना है, तो जो नीचे में करंट होगा वो 3 गुना होगा। देखिए रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम
और अगर करंट ज़्यादा है तो इसका मतलब रेसिस्टेंस कम। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस कम है। अच्छा कितना कम है? 1/3 है, तो करंट यहाँ पे 3 टाइम्स हो जाएगा। तो इधर जो करंट आएगा वो 3I/4, 3I/4, और इधर जो करंट आएगा वो I/4। 4 भाग में बांट लेते हैं, इस तरह से बांटते हैं। देखिए नीचे में करंट 3 गुना होना है, ऊपर में उसका 1 पार्ट होना है, मतलब नीचे में 3 पार्ट ऊपर में 1 पार्ट। तो करंट I को 4 भाग में बांट लीजिए और नीचे में 3 पार्ट दे दीजिए और ऊपर में 1 पार्ट दे दीजिए, ऊपर में 1 पार्ट दे दीजिए। तो ऊपर में करंट हो जाएगा I/4, नीचे में करंट हो जाएगा 3I/4। चलिए देखते हैं। तो यहाँ भी I/4, इधर भी I/4। तो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर में वो देखिएगा इधर ऐसे अंदर की तरफ, इसके द्वारा भी अंदर की तरफ, इसके द्वारा भी अंदर की तरफ, इसके द्वारा बाहर की तरफ। कहने का मतलब ये तीनों वायर की वजह से जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बनेगा अंदर की तरफ इनवर्ड। इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बनेगा आउटवर्ड। तो कहने का मतलब एक में से दूसरे को माइनस करेंगे। अब देखते हैं कितना बनता है। चलिए यहाँ से ये डिस्टेंस ये ऐसे बनेगा, जानते ही हैं ये एंगल 45 होगा, ये एंगल भी 45 होगा। अच्छा ये डिस्टेंस कितना होगा? ये पूरा का पूरा A है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? A/2, क्योंकि सेंटर बीचों बीच होता है। तो इधर के द्वारा निकाल लीजिए। जो अंदर की तरफ होगा, जो B इनवर्ड होगा वो निकाल लीजिए, जो B इनवर्ड होगा उसके द्वारा निकाल लीजिए। μ0 I यहाँ पे कितना? I/4, μ0 I/4, μ0 I/4 या I/4 यही लिख लेते हैं, I/4 डिवाइडेड बाय 4 पाई और डिस्टेंस A/2 साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। अल्फ़ा देखिए 45, बीटा भी 45, दोनों अपोजिट सेंस में प्लस ही लेंगे। साइन 45 प्लस साइन 45, ये हो गया इनवर्ड, ये हो गया इनवर्ड। चलिए आउटवर्ड भी देख लेते हैं। अच्छा उसके बाद एक सेकेंड, ये तीन वायर है, एक इसके द्वारा भी इनवर्ड, इसके द्वारा भी इनवर्ड, इसके द्वारा भी इनवर्ड। तो क्या 3 से मल्टीप्लाई कर लें? चलिए कर लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई, ये इनवर्ड हो गया। अब चलिए नीचे वाले वायर के द्वारा जो B आउटवर्ड बनेगा वो देख लेते हैं। इस वायर के द्वारा जो B आउटवर्ड बनेगा वो देख लेते हैं। तो μ0 I करंट कितना है? 3I/4, तो 3I/4 डिवाइडेड बाय 4 पाई डिस्टेंस, ये डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस भी A/2, तो A/2 एंगल फिर से वही होगा, ये एंगल 45, ये एंगल 45, तो साइन 45 प्लस साइन 45। ध्यान दीजिए μ0 I/4 है, 4 पाई A/2, यहाँ भी μ0 I/4 4 पाई A/2 है। देखिए यहाँ जो 3 है ना, ये 3 मल्टीपल यहाँ पे यहीं पे 3 है, दोनों आपस में बराबर है। तो B नेट जो हो जाएगा, B एट सेंटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0। B एट सेंटर जो है वो हो जाएगा आपका 0। चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, मिटाएं। चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए इस तरह से वायर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ढेर सारे एग्जांपल करेंगे, अभी तो शुरू हुआ है। करंट इस तरह से आ रहा है, यहाँ एंगल अल्फ़ा है, यहाँ एंगल जो है थीटा मान लेते हैं। ये एंगल जो है ये थीटा है, ये एंगल जो है वो थीटा है, और ये θ/2 एंगल पे, θ/2 एंगल पे, ठीक है, θ/2 एंगल d डिस्टेंस पे निकालना है। ये d डिस्टेंस है और ये एंगल जो है वो θ/2 है, ये एंगल जो है वो θ/2, मतलब आधा कर लिया। चलिए देख लेते हैं। इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे देखिएगा, इसके द्वारा ऐसे लगाएंगे, ऐसे मोड़ेंगे, अंदर की तरफ जा रहा है। इसके द्वारा देखिए, इसके द्वारा भी अंदर की तरफ, ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही बनेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही बनेगा। चलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये इन्फिनिटी से आ रहा है मान लेते हैं, और ये भी इन्फिनिटी तक
जा रहा है, ये इन्फिनिटी से आ रहा है और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। चलिए, तो B बराबर क्या हो जाएगा, आई करंट म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। डी कहने का मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये देखिएगा, ये पूरा का पूरा D है, तो देखिए D है, तो ये वाला अगर आप ट्रिगोस निकालेंगे ना तो ये वाला आ जाएगा D साइन थीटा बाई 2, ये आ जाएगा D साइन थीटा बाई 2, लिख लीजिए D साइन थीटा बाई 2, D साइन थीटा बाई 2। चलिए, अब साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, मतलब एक लोअर एंड का एंगल होता था, एक अपर एंड का एंगल होता था। देखिएगा करंट के डायरेक्शन में जो होता था वो अल्फा होता था, करंट इधर है तो ये वाला जो एंगल बनेगा वही अपना अल्फा होगा। अच्छा ये देखिए, ये थीटा बाई 2 है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2, तो हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बाई 2 प्लस। चलिए, अच्छा ये देखिए, ये तो अनंत पे है, तो ये अनंत पे है तो कितना हो जाएगा साइन 90 साइन 91, और ये क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। उसके बाद देखिए ऊपर वाला के द्वारा देखिएगा करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से होगा। इस बार जो ऊपर वाला के द्वारा होगा यही D होगा, और D तो उतना ही होगा, ये D है तो ये फिर से D साइन थीटा बाई 2, और इस बार जो इसका अल्फ़ा है, जो अल्फ़ा है वो हो जाएगा 90, इस बार इसका अल्फ़ा हो जाएगा 90 और बीटा हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2, तो प्लस म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए बाई 2। देखिएगा इसके द्वारा भी अंदर और इसके द्वारा भी अंदर, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए बाई 2। इस बार इसका अल्फ़ा जो है, ये अल्फ़ा जो है वो हो गया 90, तो साइन 90 प्लस साइन 90 माइनस थीटा बाई 2, दोनों आपस में बराबर ही है, तो वैसे 2 टाइम्स उससे मल्टीप्लाई भी कर लेते तो काम चल जाता, ठीक है। तो हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन थीटा बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2, चाहिए, प्लस साइन 91 और मल्टीप्लाई बाय 2। चलिए, ये हो जाएगा आंसर अंदर की तरफ। चलिए, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।